कल के जो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए थे? जो कल हम लोग आपकी इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ रहे थे, आई थिंक हमने 2 टाइप्स कल के क्लास में कवर कर लिए थे। यस ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कर्व कैसे बना था, ऐसा कुछ भी? आई थिंक मैन हम लोगों ने रिलेटिवली लेस इलास्टिक का भी कर्व ड्रॉ कर लिया था, जो सेकंड टाइप था आपका, है ना? जिसमें हम डायग्राम समझते थे मैम, तब तक ऑफ हो गई, खत्म हो गई थी क्लास। अच्छा, तो क्लियर था या फिर से डायग्राम देखें इसका? यस मैम, क्लियर। अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लेते हैं फिर आपका। थर्ड पॉइंट है आपका रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे? इसमें भी मैम ज्यादा जैसे अगर किसी भी चीज की रेट मैम डिक्रीज होता है मैम, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई लिखा है। ग्रेटर ग्रेटर, ग्रेटर तो मैम जैसे, यस मैम, हम इसमें बहुत ज्यादा होगी इलास्टिसिटी। हम अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर प्राइस चेंज होगा। ठीक है। आकांक्षा, आप कुछ बताना चाहेंगे? वही चीज है जो मोर देन इलास्टिक ग्रेटर का मींस। मैम थोड़ा सा भी प्राइस चेंज मैम बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है मैम इसमें, सप्लाई में। ठीक है, इसमें देखते हैं। When the change in supply is relatively more when compared to change in price। ठीक है, जैसा अभी अहमद आप कह रहे थे, जैसे ही प्राइस में हल्का सा भी चेंज होता है, उसके रिस्पेक्ट में चेंज इन सप्लाई कई गुना ज्यादा होता है। मतलब ये अगर देखा जाए तो कल जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था, सेम उसका अपोजिट है। उसके बाद कहता है we say that the commodity has a relative greater elastic supply। In such a case, the price elasticity of supply assume a value greater than 1। मतलब कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि elasticity of supply क्या होती है, greater than 1 होती है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, elasticity of supply is greater than 1। बात करते हैं, अगर हम इसमें आप कर्व देखते हैं आपका, ठीक है, एक तरफ हो जाएगा यहाँ पे आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, यहाँ हो जाएगा आपका x एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आपसे कहता है कि जैसे ही प्राइस में चेंज होगा, उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई आपकी ज्यादा चेंज करेगी। मतलब कि अगर हम एज्यूम कर लें कि जो आपकी फिगर रहेगी वो कुछ ऐसी है, ये आपका बेस है। ठीक है, ये क्या किया हमने, इसको एज्यूम किया। इतना क्लियर है? जब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 था, तो 10 जब प्राइस थी तो क्वांटिटी सप्लाई में कितना था आपका, 20 था। हमें पता है कि सप्लाई में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। एज्यूम करते हैं कि प्राइस 10 रुपए से बढ़ के आपकी हो जाती है फॉर एग्जांपल 20 रुपए। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी 20 होने की जगह वो हो जाती है 40। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो सप्लाई चेंज करेगी वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो मार्जिन, प्राइस का जो ये मार्जिन है वो देखो सिर्फ इतना सा है। ठीक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जो आपकी सप्लाई में चेंज आया है वो इससे कई गुना ज्यादा है। क्लियर है? तो अब आपका सप्लाई कर्व किस तरीके से बनेगा, देखो इन दोनों पॉइंट से होता हुआ कहीं आपका जाके सप्लाई कर्व ड्रॉ किया जाए। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अब सप्लाई कर्व। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या कहने का मतलब था, इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
यहाँ पे change in supply is more than change in quantity. change in price। ठीक है, कई हद तक जो हमने प्राइस सप्लाई में चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट था ये, और ये तो पता ही है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई रहेगा और जो ये आपका वाई एक्सिस है इस पे आपके प्राइस को हम शो करेंगे। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा कल वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने क्या, कल का स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ओके, आगे चलते हैं हम आपका फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ है आपका यूनिलैटरल। अब इसके बारे में कुछ पता है या हम ये यूनिटरी इलास्टिक, सॉरी, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस दोनों इक्वल होंगे, मतलब दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा? जब चेंज नहीं होगा तो इलास्टिसिटी कैसे आएगी फिर? चेंज तो होगा ही, उसमें लेकिन ऐसा नहीं कह कम- सकते कि चेंज नहीं होगा। अहमद, यूनिटरी इलास्टिक मैम ना से पता ही नहीं चल रहा क्या है। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? ये हमें यूनिट कम्युनिटी यूनिट वाली बात नहीं हो रही है, यूनिट मैम AD इक्वल्स टू ES इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। 1। ठीक है, ये तो करेक्ट बोला। देखो यूनिटरी का मतलब होता है 1। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, जितना चेंज आपकी प्राइस में होगा उतना ही चेंज, मतलब कि सेम इक्वल बराबर चेंज किस में देखा जाएगा, आपके सप्लाई में भी देखा जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब कि जितने चेंज हम आपका प्राइस में, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस में चेंज कम हुआ और सप्लाई में चेंज ज्यादा हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज आपकी सप्लाई में भी देखने को मिलेगा, मतलब कि परसेंटेज क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। इसमें देखो लिखा हुआ है, फॉर अ कमोडिटी विद अ यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई the change in quantity supplied of a commodity is exactly equal to the change in its price. In other words, the change in both price and supply of the commodity are proportionately equal to each other. To point out, the elasticity of supply in such a case is equal to 1. Further, a unitary elastic supply curve passes through the origin. जहाँ पे देखो ये जो कर्व था, ये कर्व आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो हमको कहते हैं कि ये कर्व जो है आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। इसी तरीके से जो हमने फर्स्ट कर्व बनाया था जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल था, वो भी आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ था। इवन जो सेकंड कर्व आपका बना था उसमें भी ओरिजिन से उसकी स्टार्टिंग नहीं की गई थी। लेकिन यूनिटरी इलास्टिक में जब डिफरेंस आपका क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब कि प्राइस में हम जितना चेंज करेंगे उतना ही चेंज आपकी सप्लाई में भी होगा, तो इसका जो कर्व है वो यूनिटरी से, मतलब कि इसके ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, कर्व देखते हैं कैसा बनेगा इसमें। ये है यहाँ पे आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस। ये तो पता है वाई एक्सिस प्राइस, और ये क्या हो जाएगी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये जो आपका है पॉइंट, ये आपका बेस है। ठीक है, जब तक हम बेस नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 10 रुपए में 10 यूनिट की हम क्या करते थे, सेल करते थे। अब क्या कहता है, जो चेंज होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए होती है तो क्वांटिटी भी 10 यूनिट से बढ़ के कितनी हो जाएगी,
20 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। मैम इसका एग्जाम्पल क्या होगा मैम? क्या चीज? एग्जाम्पल मैम जैसे कौन सी कमोडिटी की? अच्छा, कौन सी कम्युनिटी? इसमें आप कोई भी नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये वाला था सप्लाई की बात की, प्राइस हल्का सा क्या बढ़ा, हमने तो अपनी क्वांटिटी ही इंक्रीज कर दी। इसमें हम एग्जांपल रख सकते थे आपका गोल्ड वगैरह का। ठीक, गोल्ड में देखो क्या चेंज होता है, अगर 100 रुपए भी बढ़ता है तो सप्लायर चाहता है कि जल्दी से जल्दी सामान बिक जाए। या इसमें हल्की सी भी अगर चेंज होता है, मान लो अभी 40,000 या 45,000 का गोल्ड चल रहा है, अगर उसमें 20 रुपए 30 रुपए भी कम हो गए, उसकी सप्लाई में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। फिलहाल अगर हम यूनिटरी की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल रहेगा आपका वो नॉर्मल एग्जाम्पल रहेगा, कोई भी नॉर्मल गुड्स की आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई को रिवोल्ट करता है। ठीक है, अब जो आपका इसमें हम कर्व बनेगा, वो आपका कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इन सभी पॉइंट से होता हुआ बाहर को चला जाएगा। ये कर्व क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सप्लाई कर्व हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं, आपका यूनिटरी इलास्टिक। जो चेंज है वो चेंज आपका सेम रहेगा। और चेंज के लिए जैसे मैंने बताया था कि कर्व में हमेशा मार्किंग की जाती है, तो हम यहाँ पे आपकी मार्क भी कर सकते हैं कि इसमें जो इंक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज हमने आपके इसमें भी देखा है। तो अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, सप्लाई में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाले चेंज के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया? फोर्थ में समझ में आ गया? तुषार, किसी तरह का कोई डाउट है फोर्थ वाले में? नो मैम। मैम थर्ड वाला मैम ज्वाइन ही नहीं कर पाया मैम, बहुत लेट हो गया। थर्ड में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके Yes, बाद ma'am. हाँ, क्या कह रहे हो तुषार? मैम थर्ड वाला मैम आपने कहा था रिवाइज करें तो समझा देंगे। अच्छा, थर्ड वाला एक बार और समझा दे। ठीक है, थर्ड वाले में देखो कह रहा था आपका मोर इलास्टिक, मतलब कि नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये आपसे कह रहा है कि अगर प्राइस में हल्का सा भी फ्लक्चुएशन होता है, मतलब प्राइस में जरा सा इंक्रीज होगा लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे यूनिटरी इलास्टिक आपसे कहता था कि जितना चेंज हम प्राइस में करेंगे उतना ही चेंज हम आपकी सप्लाई में भी करेंगे, तभी हम कहते हैं इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, जैसे ऊपर हम लोगों ने मोर देन 1 लिखा था, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है? अब आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? ये आपका लास्ट है, लास्ट टाइप, और ये सेम अपोजिट है जो आपका फर्स्ट वाला था। याद करो, जो फर्स्ट वाला था उसका सेम अपोजिट अगर मैं कह रही हूं तो इसमें हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं? किसी को आइडिया है? ओके, इसमें देखो आपका मैम उसमें मैम बताओ मैम इसमें मैम उसमें प्राइस दोनों ही सेम रहता है क्या रहता है? मैम उसमें प्राइस मैम सेम रहता, प्राइस फ्लक्चुएट रहता है लेकिन क्वांटिटी फिक्स रहती है मैम उसमें। हाँ, ठीक है, और इसमें क्या होगा? मैम इसमें हम उसमें एक क्वांटिटी फिक्स रहेगी, प्राइस चाहे जितने ऊपर फ्लक्चुएट हो जाए। उल्टा बोल गए। नहीं कल वाले में हमने देखा था कि क्वांटिटी सेम रहेगी भले ही प्राइस इंक्रीज हो जाए प्राइस या डिक्रीज हो जाए। तभी हमने जो फर्स्ट कर्व बनाया था वो पैरेलल था वाई एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पे जो कर्व है वो आपका पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, मतलब कि
प्राइस कांस्टेंट होगा, हम एज्यूम करेंगे कि प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है और आपकी क्वांटिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से वो फ्लक्चुएशन होगा। तो अगर हम बात करते हैं कर्व की, तो कर्व देखो, एक तो वैसे ही आपका पहले तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेंगे, सबसे पहला काम तो यही रहेगा कर्व बनाने में, ठीक है। पहले आपका आ गया वाई एक्सिस एंड देन अब हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपकी जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, और यहाँ पे प्राइस भले ही क्यों ना, मतलब प्राइस भले ही आपका कांस्टेंट रहे, मतलब मान लेते हैं 10 रुपए क्या है आपकी प्राइस है, ठीक है। पहले हम 10 रुपए में क्या करते थे, 10 यूनिट्स परचेज करते थे, ठीक है। हम चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं कि प्राइस कांस्टेंट है, अब हमारा मन है कि नहीं हम 10 नहीं, अब हम 20 यूनिट सेल करेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं हम 20 भी नहीं, अब हम 30 यूनिट्स को परचेज करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, इसमें फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, वो इंक्रीज भी हो सकती है और साथ ही साथ वो डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो फ्लक्चुएट करेगी, इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगी, लेकिन जो आपका प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए जो आपका सप्लाई कर्व बनेगा वो कर्व कुछ ऐसा होगा जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्टली पैरेलल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सप्लाई कर्व हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सप्लाई, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अगर हमें एजम्पशंस लिखनी हो, हाँ बोलो, तो कुछ पूछ रहा था, ठीक है। इसमें अगर हमें एजम्पशंस लिखनी हुई तो हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन सप्लाई occur whatever the price is, या फिर ये भी बोल सकते हो occur when price is constant, ठीक है। सप्लाई आपकी ऑकर होगी, चेंज होगी, ठीक है, लेकिन सब प्राइस आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट। ये आपकी टोटल 5 टाइप्स होती हैं इलास्टिसिटी की। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई डाउट, किसी को भी तो पूछ सकता है। क्लियर है, यस ठीक है, इतना ही है आपके कोर्स में, ठीक है। इसके बाद जो अब आता है वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, और कल मैंने इसके आपके फॉर्मूले बता दिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूलेज में किसी भी तरह की। तो ये आपका पूरा यूनिट 1 है, इकोनॉमिक्स का पूरा यूनिट 1, जिसमें कि हमने आपके मार्केट के बारे में पढ़ लिया, टाइप ऑफ मार्केट, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, सब कुछ हो गया। इसके बाद हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, ये सब तो अलग था। उसके बाद इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, फर्म एंड इंडस्ट्री का पॉइंट हमने देखा, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये पॉइंट भी हमने कवर किया था। इक्विलिब्रियम में फ्लक्चुएशंस या इक्विलिब्रियम क्या है वो भी कवर हो गया है। सप्लाई के बारे में भी पढ़ लिया, मीनिंग वगैरह हो गई, आपके लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, फैक्टर फैक्टिंग भी हो गए, और इसके साथ साथ आपके जितने भी टाइप्स थे वो सब भी यहाँ पे कवर हो गए। अब किसी तरह की कोई दिक्कत है इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट में तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।